सभी के लिए गुड मॉर्निंग। नवीन सुबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो जो थी, लास्ट वीडियो में हमने पुष्प की संरचना के बारे में देखा था। फ्लावर स्ट्रक्चर जो थी इसके बारे में देखा था, जो आपके 11वीं क्लास में था, ना कि 12th क्लास में। लेकिन जब तक आपके ये समझ में नहीं आएगी तब तक आप प्लांट एम्ब्रियोलॉजी या आपका जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो पुष्प की संरचना जो थी वो हमारी हो चुकी थी। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये हमारे चैप्टर का नाम है। अब देखो, पुष्पी पादप की तो हमने बात कर ली और पुष्पी पादपों में भी किसकी, पुष्प की बात कर ली। और ये हमको पता है कि पादपों के अंदर लैंगिक जनन अंग जो होगा, लैंगिक जनन अंग कौन सा होता है, पुष्प। और पुष्प के 4 चक्र देखे थे और 4 चक्रों में भी मुख्य जो चक्र था वो पुमंग और जायांग, ये 2 मुख्य चक्र होते हैं जो कि जनन चक्र कहलाते हैं। पुमंग जो होता है ये नर जनन चक्र होता है और जायांग जो है ये मादा जनन चक्र होगा। ठीक है, तो लैंगिक जनन का मतलब क्या है? लैंगिक जनन का लास्ट जो चैप्टर था उसमें आपने देखा था कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, कि जिसमें युग्मक निर्माण प्लस युग्मक संलयन की घटना होगी। युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन। अब नर युग्मकों का जो निर्माण होगा, नर युग्मकों का निर्माण जो होगा वो किसमें होगा, पुमंग के अंदर होगा। और मादा युग्मकों का निर्माण किसमें होगा, जायांग के अंदर होगा। ये भी आपको पता ही है कि नर युग्मकों का निर्माण पुमंग में कहां पे होता है और मादा युग्मकों का निर्माण जायांग में कहां पे होगा। तो सबसे पहले हम केवल और केवल किसको देख के चल रहे हैं, नर युग्मकों को। ठीक है, अब जब भी ये आपको पता है कि लैंगिक जनन जो है, लैंगिक जनन में अंतिम उत्पाद जो होता है, अंतिम उत्पाद कौन सा होगा, बीज होगा। अब किसी भी बीज को सामान्य तौर पे यदि हम देखें, किसी भी बीज को जब हम जमीन में बोते हैं, मिट्टी के अंदर जब हम उसको दबाएंगे या बोते हैं तो उनसे मूलांकुर और प्रांकुर निकलेंगे। ठीक है, मूलांकुर से क्या निकलेंगी, जड़ें, और प्रांकुर से किसका निर्माण होगा, प्ररोह का या तने का निर्माण होगा। अब ये प्ररोह और जड़ें जो होती हैं ये पादप के कौन से भाग होंगे, सोमेटिक या कायिक भाग होते हैं। और जबकि जनन भाग कौन सा है, केवल और केवल पुष्पीय भाग होता है। तो सामान्य तौर पे या आम तौर पे आप किसी भी बीज को देखना, सबसे पहले उसमें प्ररोह का और जड़ों का निर्माण होगा, अर्थात पादप के कायिक भागों का निर्माण पहले होगा। उसके बाद में किसका निर्माण होगा, जनन भाग का निर्माण होगा, अर्थात किसका निर्माण होगा, पुष्प का निर्माण होगा। अब ये चीज देखो, 5th चैप्टर आपका मेंडल वाला आएगा, आनुवांशिकता वाला, आनुवांशिकता वाला। उसके बाद में 6वां जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब डीएनए जो होता है, डीएनए से ही किसका निर्माण होगा, गुणसूत्र का निर्माण होगा, जीन का निर्माण होगा। अब जीन जो होते हैं वही किसी भी लक्षण के लिए, हमारे शरीर में कोई भी लक्षण हो, चाहे हमारी लंबाई हो, चाहे हमारा व्यवहार हो, चाहे हमारे कोई भी काम हो, हमारे शरीर का जो भी हम प्रदर्शित करते हैं, सभी का कंट्रोल कौन करता है, जीन करता है। और जीन किसके बने हुए होंगे, डीएनए के बने हुए होंगे। ऐसे ही जब भी कायिक भाग का निर्माण होगा और कायिक भाग से जब जनन भाग का निर्माण होगा, अर्थात पुष्प का निर्माण होगा, तो पादप के अंदर ऐसा कौन सा जीन होता है जो कि पुष्प के निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, पुष्प के निर्माण को प्रेरित करेगा। दूसरी बात कि पुष्प जो होता है ना, पुष्प पादप के अंदर कौन सा भाग है, लैंगिक भाग है। अब ये लैंगिक भाग जो है इसका निर्माण बाद में हो रहा है, कायिक भाग के निर्माण के बाद में। और ये कौन सी अवस्था में होगा, ये होता है जनन प्रावस्था में। जो आपने लास्ट चैप्टर के अंदर 4 अवस्थाएं पढ़ी थी, उनमें जनन प्रावस्था जो थी उसके दौरान पुष्प का निर्माण होगा। जबकि किशोरावस्था में किसका निर्माण होगा, जड़ का, तने का और पत्ती का।
या पादप के कायिक भागों का निर्माण किशोर अवस्था में होता है। अब किशोर अवस्था जो होती है, किशोर अवस्था से जनन अवस्था में जब भी प्राणी या कोई भी पादप प्रवेश करता है, या पादपों के संदर्भ में देखें तो किशोर अवस्था से जब भी जनन अवस्था आएगी, अर्थात कायिक भागों के बाद में जब भी पुष्प का निर्माण होगा, तो एक जीन होते हैं जो पुष्प के निर्माण को या पुष्प के खिलने की प्रक्रिया को प्रेरित करने का काम करते हैं। और ये जीन जो होते हैं इनको होम्योसेलेक्टर जीन के नाम से जाना जाता है। होम्योसेलेक्टर जीन, ठीक है। इनको हम फ्लोरिजन जीन के नाम से भी जानते हैं। फ्लोरिजन जो कि फ्लावर या पुष्प के निर्माण को प्रेरित करेगा। जन का मतलब क्या होता है, जन शब्द नाम आ जाए इसका मतलब निर्माण को प्रेरित कर रहा है वो। और फ्लोरी फ्लावर से बना है फ्लोरी, अर्थात फ्लोरिजन अर्थात फ्लावर या पुष्प के निर्माण को प्रेरित करने वाला। तो ये ध्यान रखना, होम्योसेलेक्टर जीन जो होते हैं ये पुष्प के निर्माण को प्रेरित करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि पादप में पुमंग वाला जो भाग है, अर्थात पादप के अंदर नर युग्मक जो हैं इनका निर्माण कैसे होता है। अब नर युग्मकों की आपको पता है कि नर युग्मकों का निर्माण किस में होगा। देखो, पादप के अंदर नर युग्मक का निर्माण, पादप के अंदर नर युग्मक जो होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, पराग कण के नाम से जानते हैं। और पराग कणों का निर्माण किसमें होगा, पराग कोश के अंदर होता है। कल आपको वीडियो में बताया था ना कि पुष्प जो होते हैं, पुष्प के अंदर क्या होंगे, पुमंग, और पुमंग के अंदर क्या होते हैं, पराग कोश, ये मुख्य भाग होते हैं। और पराग कोश के अंदर क्या होंगी, लघु बीजाणु धानियां होंगी। और लघु बीजाणु धानियों के अंदर किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और लघु बीजाणु ही आगे चल के क्या बनाएंगे, पराग कणों का निर्माण करेंगे। ये प्रक्रिया है। और इस चैप्टर में हमें ये पूरी प्रक्रिया पढ़नी है। इसको हम 4 भागों में बांट के चल रहे हैं इस चैप्टर को। तो सबसे फर्स्ट जो भाग है हमारा वो किससे संबंधित है, पुमंग से संबंधित है। तो लास्ट वीडियो में हमने पुमंग के बारे में देख लिया था। अब पुमंग के बाद में आता है परागकोश। तो देखो, पुमंग जो थे वो इस प्रकार की संरचना थी। नीचे का भाग जो है इसको क्या बोलेंगे, पुतंतु के नाम से या स्टाल के नाम से भी जानते हैं, ब्रंत के नाम से भी जानेंगे। ऊपर का जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। अब आपको ये भी बताया था कि परागकोश के अंदर यदि परागकोश एक पालित है, अर्थात परागकोश के अंदर यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा परागकोश 2 भागों में विभाजित नहीं हो रहा है, तो ऐसे परागकोश कैसे होते हैं, एक पालित परागकोश होते हैं। और एक पाली के अंदर कितनी लघु बीजाणु धानियां मिलेंगी, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं, ठीक है। और यदि परागकोश बाइलोब्ड है, अर्थात द्विपालित परागकोश है, तो उसके अंदर कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगी, 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाएंगी। अब एक पराग, सबसे पहले हम लोग परागकोश के बारे में देख रहे हैं। जैसे मान के चलना ये परागकोश है, ठीक है, हमें ये परागकोश मिल गया। अब हमें इसका अध्ययन करना है। अध्ययन कैसे करेंगे इसका, कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये तो हमें मालूम चल गया ये परागकोश है। इसके बाद में इसको खोल के देखेंगे कि इसके अंदर है क्या चीज। तो एक तो बाहर का आवरण हमें मिलेगा और एक भीतर का, जो भी इसके भीतर जो भी चीज भरी हुई होंगी वो हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि परागकोश की त्रिविमीय काट देख रहे हैं। परागकोश की त्रिविमीय काट। अब देखो, यहां से हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं परागकोश की त्रिविमीय काट। त्रिविमीय काट का मतलब है कि परागकोश की क्या, तिरछी काट। तो देखो, ये द्विपालित परागकोश है, इसके अंदर ये 4 लघु बीजाणु धानियां मिल रही हैं। तो एक परागकोश की हमने क्या काट ली, त्रिविमीय काट काटी। अब त्रिविमीय काट काटेंगे तो ये ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, ये हट गया, ठीक है।
अब हमें क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर? इसके अंदर हमें केवल और केवल एक तो बाहर का भाग दिखाई दे रहा है, ये भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इनके भीतर भरे हुए जो भी पदार्थ होंगे वो दिखाई देंगे। जैसे इस मार्कर को यदि मैं काटूं तो काटने के बाद में एक तो मार्कर के बाहर जो प्लास्टिक का आवरण है ना, ये दिखाई देगा, और इसके भीतर भरी हुई इंक जो होगी वो दिखाई देगी। तो ऐसे ही हमने इसकी काट काटी, तो काट काटने पे एक परागकोश की त्रिविमीय काट काटने पे हमें परागकोश में लघु बीजाणु दानियां दिखाई देती हैं। लघु बीजाणु दानियों को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। अब ये लघु बीजाणु दानियां जो होती है ना, ये परागकोश की जो लंबाई होती है, परागकोश की लंबाई के अनुरूप ही फैली रहेंगी, इसकी लंबाई के अनुरूप फैली होंगी। जितना लंबा परागकोश होगा, लघु बीजाणु दानियां भी, माइक्रोस्पोरेंजिया भी उसी की लंबाई के अनुरूप ही मिलेंगी। और इसमें हमें एक द्विपालित पर ध्यान देना, द्विपालित परागकोश यदि है तो द्विपालित परागकोश के अंदर कितनी 4 लघु बीजाणु दानियां मिलती हैं। और यदि परागकोश एक पालित है, एक पालित परागकोश, इसके अंदर 2 लघु बीजाणु दानियां मिलेंगी। अब सामान्य तौर पे एक पालित परागकोश की ध्यान रखना, मालवेसी कुल आएगा आपके लिए, मालवेसी कुल, जो आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में देखा पढ़ा होगा। मालवेसी कुल के अंदर आपने गुड़हल के बारे में देखा होगा, गुड़हल, गुड़हल, ततुरा, कपास, ये सब किसमें आते हैं? मालवेसी कुल के अंदर आते हैं। इनमें परागकोश जो होता है, ध्यान देना, ये प्रैक्टिकल में भी है आपके, मालवेसी कुल में परागकोश जो होगा वो एक पालित होगा, और एक पालित परागकोश में कितनी लघु बीजाणु दानियां होंगी? 2 लघु बीजाणु दानियां होंगी, ठीक है। तो ये हो गई इसकी क्या? त्रिविमीय काट। एक बार फिर से सुन लेना, सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं पुमंग के अंदर परागकोश की त्रिविमीय काट, ये हमने ली। अब परागकोश की त्रिविमीय काट या किसी परागकोश की हम तिरछी काट काटें तो काट काटने पे हमें उसमें क्या दिखाई देती हैं? लघु बीजाणु दानियां दिखाई देती हैं, जो कि परागकोश की जो लंबाई होती है उसी के अनुरूप फैली हुई मिलेंगी, ठीक। और द्विपालित परागकोश जो होता है उसके अंदर 4 लघु बीजाणु दानियां होती हैं, और एक पालित परागकोश जो होता है उसमें 2 लघु बीजाणु दानियां होती हैं, ठीक। एक पालित परागकोश की ध्यान रखना, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है मालवेसी कुल, जिसमें गुड़हल, कपास, धतूरा ये आते हैं, इनमें परागकोश जो होते हैं वो एक पालित मिलेंगे, अर्थात इनमें 2 लघु बीजाणु दानियां होंगी, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा आता है, ये तो फर्स्ट हुआ त्रिविमीय काट। यहां लिख रहा हूं मैं क्या क्या चीज हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। परागकोश की त्रिविमीय काट हो गई, ठीक। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं कि परागकोश की अनुप्रस्थ काट। दूसरा अनुप्रस्थ काट से मतलब है कि ये जैसे परागकोश है, इसको लिया और ऐसे इसको बीच में से इसकी गोल गोल स्लाइस ही हमने काट दी, ये तो हो गई अनुप्रस्थ। और यदि ऐसे लंबे काटे हम तो वो हो जाएंगे अनुदैर्ध्य। तो इसके ट्रांसवर्स सेक्शन जो है या परागकोश की अनुप्रस्थ काट देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट आ गया इसमें, पहला हो गया परागकोश की त्रिविमीय काट और सेकंड है परागकोश की अनुप्रस्थ काट। अब इसकी संरचना देखनी है। तो देखो ये हमें मालूम है कि परागकोश की एक द्विपालित, सामान्य तौर पे हम द्विपालित परागकोश लेके चल रहे हैं, तो द्विपालित परागकोश है और द्विपालित परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु दानियां हो गई, ये 4 कोष्ठक से बन गए, ठीक है। अब इसकी अनुप्रस्थ काट हमने काट ली, यहां से ये हमने इसकी काट काट ली। तो काट काटने पे क्या होता है, एक डायग्राम बना रहे हैं इसका।
देखो रफली डायग्राम है इसका। इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे डायग्राम मिलेंगे और ये डायग्राम से अच्छा समझ में आएगा। देखो किसी भी पराग कोश की जब हम अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो अनुप्रस्थ काट काटने पे क्या होगा, इसमें हमें दो चीज दिखाई देंगी। एक तो क्या होगा, बाहर का भित्ति स्तर होगा, बाहर वाला स्तर जो होता है या आवरण जो होता है एक तो वो दिखाई देगा। उसके अलावा क्या है, भीतर की ओर भरे हुए सारे पदार्थ जो होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। देखो रफली डायग्राम है, इतना अच्छा भी नहीं है लेकिन समझने के लिए ठीक है कि जब भी हमने इसकी काट काटी तो जब हमने काट काटी तो काट काटने पे हमें क्या होता है कि पराग कोश की अनुप्रस्थ काट की संरचना में हमें 4 बेश्म दिखाई देते हैं। 4 लघु बीजाणु दानियों के 4 कोष्ठक, 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4, ये 4 हमें क्या दिखाई देंगे, बेश्म या कोष्ठक दिखाई देते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु दानी के नाम से जानते हैं। अब इनके बाहर क्या होगा, इनके बाहर ये भित्ति स्तर मिल रहा है, पूरा की पूरा ये भित्ति स्तर है तो भित्ति स्तर भी इनके बाहर की ओर पाया जाएगा। ये लघु बीजाणु या ये जो बेश्म होते हैं ना, इन बेश्मों के बाहर भित्ति स्तर और इन बेश्मों के अंदर
क्या मिलेंगे, लघु बीजाणु पाए जाते हैं, इनके अंदर लघु बीजाणु पाए जाएंगे। अब इसकी संरचना में हमें दो प्रकार के भाग दिखाई देते हैं। दो प्रकार के भाग कौन कौन से, एक तो होता है भित्ति स्तर, ध्यान से देखना, एक होता है भित्ति स्तर और दूसरा होता है लघु बीजाणु जनन ऊतक। ठीक है, दो प्रकार के इसमें हमें भाग मिल रहे हैं, एक तो पैराइटल लेयर मिल रही है, दूसरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टिश्यू जो हैं वो पाए जाएंगे। एक तो बाहर की ओर भित्ति स्तर मिल रहा है, जैसे हम किसी रूम में हैं, मान के चलना हम लोग अपनी क्लास में बैठे हैं या किसी रूम में बैठे हैं, तो रूम की क्या होती है, चार दीवारें होती हैं, छत होती है, फर्श होती है नीचे, तो चार दीवारें क्या कर रही हैं, वो भित्ति का काम कर रही हैं, भित्ति का काम करेंगी। और यदि हम मान के चलना रूम की छत हटा दें, छत हमने हटा दी, तो छत हटाने पे हमें क्या दिखाई देगा, रूम की दीवार दिखाई देगी और उसके भीतर का भरा हुआ जो भी पदार्थ होगा वो दिखाई देगा। जैसे ये बोतल है, इस बोतल में मान के चलना यहां से इसको काट दें चारों ओर से, तो क्या दिखाई देगा कि बाहर की ओर तो भित्ति, ये जो प्लास्टिक की लेयर है ये दिखाई देगी और इसके भीतर भरा हुआ जो भी पदार्थ है वो हमें दिखाई देगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पराग कोश के साथ में है कि पराग कोश की हमने अनुप्रस्थ काट काटी, क्षैतिज काट काटी, तो हमें चार बेश्म, चारों कोनों में क्या दिखाई देते हैं, चार बेश्म दिखाई देते हैं। ये ऐसे है ना, ये ऊतक, ये कोशिकाएं पूरे में भरी हुई होती हैं, चारों इसी प्रकार से होते हैं, समान प्रकार से, लेकिन समझने के लिए हम इसको एक ही को बना के चल रहे हैं। तो दो प्रकार के भाग हो गए, एक तो बाहर की ओर भित्ति स्तर और भीतर की ओर बड़े हुए लघु बीजाणु जनन ऊतक होते हैं। अब ये भित्ति स्तर जो होते हैं ना, इनको मेनली हम तीन भागों में बांट के चलते हैं। तीन भाग कौन कौन से होते हैं, देखो, सबसे बाहर की ओर होता है क्यूटिकल लेयर, क्यूटिकल लेयर, उसके बाद में होती है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम लेयर, तीसरा होता है इसमें मिडिल लेयर और चौथा होता है टेपिटम लेयर। चार प्रकार के, मुख्य तीन प्रकार के, लेकिन टोटल चार प्रकार के इसमें लेयर मिलते हैं। भित्ति स्तर की बात कर रहे हैं हम लोग। भित्ति स्तर का काम होता है सुरक्षा का काम होता है, मुख्य काम सुरक्षा का होता है। हमारे शरीर के बाहर, पूरे शरीर के बाहर क्या मिल रही है, त्वचा, त्वचा भी किसका काम कर रही है, भित्ति का काम कर रही है। और त्वचा का मुख्य काम क्या है, शरीर की सुरक्षा करने का काम होता है। ठीक है, ऐसे ही भित्ति को मेन तीन भागों में बांटा है हमने। कौन कौन से भाग, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम लेयर, इन भागों में बांटा है। एंडोथीसियम जो होता है ना, ये एक स्तरीय होता है, एक स्तरीय। मिडिल लेयर जो होता है वो 1 से 3 स्तरीय होगा और टेपिटम जो होता है वो 1 स्तरीय होता है, टेपिटम लेयर। और इन सबके बाहर की ओर सबसे पतला आवरण मिलता है, क्यूटिकल या उप त्वचा का आवरण पाया जाता है। ठीक है, अब भीतर की ओर बात करें तो भीतर की ओर क्या मिलते हैं, लघु बीजाणु जनन ऊतक मिलते हैं। अभी इनका काम क्या है, क्या काम नहीं है, वो हमें इसमें नहीं लिखना। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का वर्णन कीजिए, तो अनुप्रस्थ काट का वर्णन करेंगे तो ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपकी बुक में क्या है कि यहां से ये खुला हुआ है इस प्रकार से, और यहाँ पे ऐसे लघु बीजाणु जो हैं वो कहाँ आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। मतलब स्फुटित परागकोश जो है उसका डायग्राम बुक के अंदर है। और इस प्रकार का ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम जो है वो बंद परागकोश का है, मतलब अभी स्फुटित नहीं हुआ है ये। ठीक, तो दूसरा हम देख रहे हैं लघु बीजाणु जनन ऊतक। टेपिटम के अंदर का जो भाग होता है, इस भाग में क्या होती है, लघु बीजाणु जनन ऊतक होते हैं। देखो फिर यहाँ पे शब्द आ गया, लघु बीजाणु जनन को बोलते हैं हम माइक्रोस्पोरजेनेसिस टिश्यू।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टिश्यू। अब देखो जेनेसिस शब्द आ गया, जेनेसिस, तो जेनेसिस का मतलब क्या होगा? उद्भवन या उत्पत्ति, ठीक है। और किसका? माइक्रोस्पोर का। मतलब माइक्रोस्पोर से मतलब होता है लघु बीजाणुओं का। तो लघु बीजाणु जनन, जनन का मतलब क्या होगा? कि लघु बीजाणुओं का निर्माण होना। तो इस वाले भाग में अंदर की ओर कोई ना कोई कोशिकाएं तो ऐसी होंगी ना जो किसका निर्माण करेंगी? लघु बीजाणुओं का निर्माण करेंगी। तो लघु बीजाणु जनन ऊतक जो होते हैं, इनसे क्या है, कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करेंगी? विभाजित होती हैं। और विभाजित होने से पहले आप लोगों ने लास्ट ईयर, और खासकर मैं खेरली क्षेत्र की बता के चल रहा हूं, लास्ट ईयर आप लोगों ने सेल बायोलॉजी नहीं पढ़ी है खेरली के अंदर। तो सेल बायोलॉजी में जब आप पढ़ते ना, तो वहां पे आप विभाजन वाला चैप्टर पढ़ते, जो आपकी 11th क्लास में 10वें नंबर का चैप्टर है, ठीक है, 10वें नंबर का चैप्टर है। उसमें बताया है कि विभाजन 2 प्रकार के दे रखे हैं वहां पे। तो लघु बीजाणु जनन ऊतक जो होते हैं, जब भी कोशिका विभाजित होगी तो विभाजित होने से पहले कोशिका सभी आवश्यक पदार्थों का संग्रह करेगी। अब संग्रह जब करेगी तो सीधी सी बात है, उसके आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसे हम लोग कहीं बाहर किसी रिश्तेदारी में या कहीं किसी की शादी में हम जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए, तो क्या होगा? अपना सामान भी तो पैक करेंगे, रास्ते की तैयारी भी करेंगे। हम लोग 4-5 दिन कहीं बाहर जा रहे हैं, उसकी तैयारी करेंगे, तभी तो जाएंगे। तो ऐसे ही जब भी कोशिका विभाजित होगी तो विभाजित होने से पहले सभी आवश्यक पदार्थों को संग्रहित करेगी। अब संग्रहित करेगी तो ऑटोमेटिकली उसके आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ऐसी कोशिकाएं जो होती है ना, जो विभाजन करने के लिए तैयार होती हैं, उन कोशिकाओं को हम मदर सेल के नाम से जानते हैं। तो लघु बीजाणुओं का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होंगी, जो विभाजित हो रही हैं, उनको बोलते हैं हम लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। जैसे एक हम अनुमान लगा के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, जैसे 100, इस लघु बीजाणु जनन ऊतक के अंदर 100 कोशिकाएं हैं, तो जरूरी नहीं है कि 100 की 100 कोशिकाएं विभाजित हों। 100 में से मान लिया 10 कोशिकाएं ऐसी हैं जिन्होंने खाद्य पदार्थों का संचय किया और अपने आकार में वृद्धि करी, और ये कोशिकाएं विभाजन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। तो ऐसी कोशिकाओं को हम लोग स्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं, या माइक्रोस्पोर मदर सेल। चालू है। तो देखो, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है। इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन से इनसे किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। तो आप लोग है ना, ये लाइन, ये वाले पॉइंट है, इनको जरूर नोट कर लेना। लघु बीजाणु जनन ऊतक, फिर इनसे किसका निर्माण होगा? मात्र कोशिकाओं का। मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 1 मिनट में फटाफट इन्हें नोट कर लेना। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। ये देखो बार बार आता चलेगा, यही प्रोसेसिंग कि लघु बीजाणु जनन ऊतक होते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टिश्यू जो होते हैं, उनसे किसका निर्माण होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होगा, ठीक है। या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है ना, इनको हम SMC के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्या होता है, SMC के नाम से आ जाती है, ओनली स्पोर मदर सेल के नाम से आती है। और इनमें अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया कौन सी हो गई? अनुप्रस्थ काट की संरचना हो गई। एक बार फिर से सुन लेना कि जब भी पराग कोश की अनुप्रस्थ काट काटी जाती है, तो अनुप्रस्थ काट काटने पे हमें पराग कोश के चारों कोने में 4 बेश्म दिखाई देते हैं, ठीक है। 4 बेश्म दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी के नाम से जानते हैं, या
इनको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, 4 बेशम हो गए ये। और अनुप्रस्थ काट में क्या होता है, अनुप्रस्थ काट में ये क्या होंगे, अनुप्रस्थ काट में सबसे बाहर की ओर क्या दिखाई देगा, भित्ति स्तर दिखाई देगा, और भित्ति स्तर में सबसे बाहर की ओर पतला क्यूटिकल लेयर मिलता है। उसके नीचे एक स्तरीय मोटा स्तर मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं, एंडोथीसियम। उसके बाद में एंडोथीसियम के नीचे 1 से 3 स्तर का मिडिल लेयर पाया जाता है, और सबसे अंत में नीचे की ओर एक स्तरीय पतला क्या मिलता है, टेपिटम लेयर पाया जाता है। तो ये नाम हमको क्रम से याद रखने हैं, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। ठीक है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, ये तो कौन से हो गए, भित्ति स्तर दिखाई देते हैं। उसके बाद में अंदर की ओर हमें क्या दिखाई देते हैं, लघु बीजाणु जनन ऊतक दिखाई देते हैं। लघु बीजाणु जनन ऊतकों की कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं खाद्य पदार्थ या भोजन का संग्रह करके अपने आकार में वृद्धि करती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में मियोसिस के दौरान किसका निर्माण होगा, माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। और पिछले वीडियो में आपको बताया था, ध्यान करना, कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है उससे 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। एक स्पोर मदर सेल जो होगी उससे किसका, 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। किसके द्वारा, मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ये आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ते अर्धसूत्री विभाजन, तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से कौन कौन सी प्रोसेसिंग के थ्रू आपको इन 4 कोशिकाओं का निर्माण होते हुए बताया है। ठीक है, तो ये विभाजन तो बहुत जरूरी है, यही विभाजन आपको आनुवंशिकता वाले चैप्टर में परेशान करेगा। ठीक, अब किसी कारणवश या जानबूझ के खेड़ली क्षेत्र की बता रहा हूं मैं, यहां आपके लिए नहीं बताया है, नहीं पढ़ाया है, जबकि 11वीं क्लास में आपके कोर्स में था ये। दूसरी बात, ये तो हो गई किसके बारे में, केवल और केवल अनुप्रस्थ काट के बारे में हो गई। ठीक, अब इसके बाद में देखो, ये आपको पता है कि एक द्विपालित, और हाँ इनके बीच में क्या होते हैं, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनको हम योजी ऊतक के नाम से जानते हैं, योजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। योजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब सुनो, यहीं से तीसरा पॉइंट बन के आ रहा है, तीसरा पॉइंट, कि लघु बीजाणु दानी की संरचना के बारे में बताइए। पहला क्वेश्चन कौन सा था, त्रिविमीय काट। ठीक है, त्रिविमीय काट के बाद में फिर हमने देखी क्या, अनुप्रस्थ काट। त्रिविमीय काट में हमें पता चला था कि इसमें द्विपालित परागकोश में 4 बेशम होते हैं, 4 लघु बीजाणु दानियां हैं। अनुप्रस्थ काट में हमें पता चला है कि 4 बेशम जो होते हैं ना, वो चारों कोने पे और परागकोश की लंबाई के अनुरूप फैले हुए मिलेंगे। ठीक, और इनमें बाहर की ओर कौन कौन से स्तर होते हैं, भित्ति स्तर कौन कौन से होते हैं, भीतर की ओर इनमें क्या भरा हुआ होता है और किसका निर्माण होता है, ये हमने अनुप्रस्थ काट में देख लिए। अब इसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा लघु बीजाणु दानी की संरचना। अब तीसरा पॉइंट आता है लघु बीजाणु दानी की संरचना। अब देखो, ये 4 लघु बीजाणु दानियां हैं हमारे पास। अब चाहे आप इसका अध्ययन करो, चाहे इसका करो, चाहे इसका करो, चाहे इसका करो, किसी का भी करना आप अध्ययन, ठीक है, किसी का भी, सबका अध्ययन सेम है। इसमें देखो, वही बाहर की ओर क्या मिल रहे हैं, भित्ति स्तर मिल रहा है, और भीतर की ओर क्या मिल रहे हैं, लघु बीजाणु जनन ऊतक पाए जाते हैं। तो अगला तीसरा पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, एक लघु बीजाणु दानी की संरचना। जो आपके मन में हो आप वो लेके चलना है इसमें। तो हमने एक लघु बीजाणु दानी ले ली, ये वाली। ठीक,
अब एक लघु बीजाणु दानी की संरचना हम यहां से यहां तक इसके बारे में देख रहे हैं। ये हो गई संरचना, ठीक। अब देखना आगे। इसको थोड़ा साफ बना रहे हैं। देखो, एक लघु बीजाणु दानी की संरचना हो गई। एक लघु बीजाणु दानी की संरचना को यदि हम देखें तो इसमें हमें मुख्य दो भाग दिखाई देते हैं। दो भाग कौन कौन से, देखना, दो भाग कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है भित्ति स्तर, भित्ति स्तर, या इसको बोलते हैं वॉल लेयर, वॉल लेयर। और दूसरा आता है लघु बीजाणु जनन ऊतक। ठीक है, एक पराग कोश की संरचना देखी हमने पहले कि पराग कोश की संरचना, फिर उसकी हमने त्रिविमीय काट देखी। त्रिविमीय काट से हमें यह पता चला है कि पराग कोश में कितनी लघु बीजाणु दानियां हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने पराग कोश की अनुप्रस्थ काट काट ली। अनुप्रस्थ काट में हमें पता चला था कि बाहर भित्ति स्तर होता है और भीतर की ओर चारों कोने पे या चारों बेशमों में क्या मिलते हैं, लघु बीजाणु दानियां मिलती है। ये हमने देख लिया। अब इसके बाद में हम केवल एक लघु बीजाणु दानी की संरचना देख रहे हैं। ये जैसे पराग कोश है, पराग कोश के अंदर 4 लघु बीजाणु दानियां हैं, तो किसी एक की संरचना देख लो, चारों समान है इसमें। तो सबसे बाहर की ओर हमें क्या मिलता है, भित्ति स्तर मिलता है। और भित्ति स्तर का काम होता है सुरक्षा और पोषण का काम होता है। तो इस भित्ति स्तर को 4 भागों में बांटा है। 4 भाग कौन कौन से, सबसे पहला होता है क्यूटिकल, दूसरा होता है एंडोथीसियम, तीसरा होता है मिडिल लेयर, चौथा है टेपिटम। ये स्तर हैं। कौन कौन से, अभी पहले भी देखे थे। ये सबसे पहला आ गया एंडोथीसियम, ठीक है, ये हो गया टेपिटम।
ये हो गया। अब सुनो कि सबसे पहला स्तर हम लेके चल रहे हैं क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर का काम क्या होता है ये देखना है हमें। अब लघु बीजाणु दानी की संरचना यदि आपसे पूछ रहा हो तो यहाँ पे आपको संरचना में बताना है कि इसमें 2 प्रकार के स्तर होते हैं, बाहर की ओर भित्ति स्तर, जिसको कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। सबसे पहला आता है क्यूटिकल लेयर। ध्यान से सुनते हुए चलना, इनके कार्य जो हैं वो यहाँ आएंगे। क्यूटिकल लेयर जो होता है सबसे बाहरी स्तर होता है, ये सबसे बाहरी और पतला स्तर होता है, सबसे बाहर का और सबसे पतला स्तर होता है। और इसका कार्य जो होता है, क्यूटिकल का कार्य, इसका कार्य किसका होता है, सुरक्षा प्रदान करने का होता है। ठीक है, ये हो गया पहला स्तर, क्यूटिकल लेयर जो सबसे बाहर की ओर मिल रहा था। दूसरा कौन सा है, एंडोथीसियम, दूसरा लेयर। एंडोथीसियम जो होता है ना, ये क्यूटिकल के नीचे की ओर पाया जा रहा है। ये क्यूटिकल लेयर है पूरा, इसके नीचे का जो स्तर होता है इसको क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम लेयर के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्यूटिकल के नीचे की ओर, क्यूटिकल के नीचे वाला स्तर होता है। दूसरा, ये स्तर जो होता है ना वो ये एक स्तरीय होता है, एक स्तरीय होता है और सबसे मोटा स्तर होगा। एक स्तरीय होता है मतलब कोशिकाएं जो होती हैं वो एक ही लाइन में होती हैं और सबसे मोटा स्तर होता है ये वाला। इसकी यदि हम एक कोशिकाओं को देखो, ऐसे ये मोटा स्तर होगा और एक स्तरीय होगा, कोशिकाएं जो होती हैं वो एक ही लाइन में चलती हुई जाती हैं। इसकी जो अंदर वाली, इसकी देखो मोटा होने का रीजन क्या है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि एंडोथीसियम की कोशिकाएं मोटी क्यों होती हैं, फूली हुई क्यों रहती हैं, तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं इनकी आंतरिक सतह पे, यहाँ पे आंतरिक सतह जो होती है, इस आंतरिक सतह पे अल्फा सेल्यूलोज की पट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, एंडोथीसियम की आंतरिक सतह जो होती है, आंतरिक भित्ति जो होती है या अंदर की तरफ भित्ति में क्या मिलती हैं, अल्फा सेल्यूलोज की पट्टियां पाई जाती हैं। और ये अल्फा सेल्यूलोज की जो पट्टियां होती हैं ये कैसी होती हैं, आर्द्रता ग्राही होती हैं, आर्द्रता ग्राही या फिर जल अवशोषी होती हैं। ठीक है, आर्द्रता ग्राही या नमी को ग्रहण करने वाली या जल को अवशोषित करने वाली होती हैं। और कोई भी चीज जल को अवशोषित करेगी, जैसे किशमिश है, किशमिश को आप पानी में डाल देना, उसमें अंतःपरासरण की क्रिया होगी, अंतःपरासरण की क्रिया होगी तो किशमिश क्या हो जाएंगी, 2, 4, 5 घंटे में फूल जाती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने जल को क्या किया है, अवशोषित किया है। तो जल अवशोषी या आर्द्रता ग्राही होने के कारण ये कोशिका या ये वाला स्तर कैसा होता है, मोटा होता है। ये लाइन ध्यान रखना, अल्फा सेल्यूलोज की पट्टियां मिलती हैं और ये कैसी होती हैं, आर्द्रता ग्राही होती हैं। ये ध्यान रखना, पराग कोश का स्फुटन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये लाइन आपके काम आएगी। अगली चीज कि इस स्तर का कार्य जो होता है, इस स्तर का कार्य क्या है, केवल और केवल पराग कोश की क्या करना, सुरक्षा करना होता है। तो 2 स्तर हो गए यहाँ पे, कौन सा, क्यूटिकल लेयर और दूसरा कौन सा हो गया, एंडोथीसियम। सबसे मोटा स्तर कौन सा होता है, एंडोथीसियम। तीसरा स्तर आता है इसके बाद में मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, देखो मिडिल लेयर जो है, मिडिल लेयर ये एंडोथीसियम के नीचे की ओर पाया जाता है। ये एंडोथीसियम की कोशिकाएं हैं, इनके नीचे की ओर क्या मिल रहा है, एंड मिडिल लेयर पाया जा रहा है। तो ये हो गया एंडोथीसियम के नीचे। ठीक है,
एंडोथीसियम के नीचे वाला स्तर होता है, और ये जो स्तर होगा वो 1 से 3 स्तरीय होता है। 1 से 3 मतलब इसकी जो कोशिकाएं होंगी वो ऐसे एक स्तर में भी हो सकती हैं, या फिर ऐसे 2 स्तर भी इसके पाए जा सकते हैं, या 3 स्तर भी पाए जा सकते हैं। तो 1 से 3 स्तरीय होते हैं ये, ठीक है। मिडिल लेयर, अब यहाँ देखो कितने स्तरीय बनाया है, ये एक स्तर की कोशिकाएं हो गई, ये दूसरा स्तर हो गया, ठीक है, और ये तीसरा स्तर हो गया। तो 1 से 3 स्तरीय होता है ये, ठीक। और इसका कार्य जो होता है ना, कार्य, इसका कार्य लघु बीजाणु या पराग कणों को पोषण देने का कार्य होता है। इसका जो कार्य है वो लघु बीजाणुओं अथवा पराग कणों को पोषण देने का होता है, ठीक है। इसका मिडिल लेयर का काम जो होता है। अब इसके बाद में अगला आता है, चलो इधर लिख रहे हैं इनको साफ करके। चौथा स्तर कौन सा है अंदर की ओर? टेपिटम लेयर। टेपिटम लेयर जो होता है चौथा, यहां लिख रहे हैं। देखो टेपिटम लेयर डायग्राम में देखना, टेपिटम लेयर जो है इसकी कोशिकाएं ये रही, ये वाला लेयर जो है, ठीक है, अर्थात सबसे आंतरिक स्तर होता है, सबसे आंतरिक स्तर है। दूसरा कि इस स्तर की, देखो एक चीज आप नोट करना, ये जो कोशिकाएं हैं मिडिल लेयर की, चाहे एंडोथीसियम की कोशिकाएं हो, इनमें आपको केवल एक एक बिंदी या एक एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट जो है ना वो केंद्रक को शो कर रहा है, केंद्रक को बता रहा है कि इसके अंदर कितने केंद्रक हैं। लेकिन टेपिटम की कोशिकाओं में आपको कहीं पे 3, कहीं पे 4 ऐसे मिल रहे हैं आपके लिए। अर्थात टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं ये बहु केंद्रकीय अवस्था में होती हैं, ठीक है। आपने लास्ट ईयर सेल खेड़ली की बता के चल रहा हूं मैं, खेड़ली तहसील में, खासकर खेड़ली तहसील नहीं, प्रॉपर खेड़ली के अंदर आप लोगों ने सेल बायोलॉजी नहीं पढ़ी। ये आपका कैसे भी बताओ, मतलब आपका पूरा इसमें बेस कमजोर है कि सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां आपको मालूम चलता कि मोनोन्यूक्लियर सेल कौन सी होती हैं, डाइन्यूक्लियर सेल कौन सी होती हैं, और पॉलीन्यूक्लियर सेल कौन सी होती हैं। तो सामान्य तौर पे कोशिकाओं में एक केंद्रक मिलता है। पैरामीशियम जब आपको बताया था, पैरामीशियम में द्विविखंडन की विधि, तो उसमें बताया था कि उनमें 2 केंद्रक मिलते हैं। अब टेपिटम जो है, टेपिटम के अंदर 2 से ज्यादा केंद्रक मिल रहे हैं, इसलिए टेपिटम की कोशिकाएं कैसी होंगी? बहु केंद्रकीय होती हैं टेपिटम की कोशिकाएं, ठीक है। अब टेपिटम का काम जो होता है, ये आंतरिक स्तर होता है और पतला स्तर होगा, ये पतला स्तर होगा। इसका मुख्य कार्य जो होता है ना, मुख्य कार्य होता है कि लघु बीजाणुओं को पोषण देना, लघु बीजाणुओं को पोषण देना। अब देखना है यहां पे कि मिडिल लेयर भी क्या दे रहा है? लघु बीजाणुओं को पोषण दे रहा है, और टेपिटम भी क्या दे रहा है? लघु बीजाणुओं को पोषण दे रहा है, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना, अभी और जगह से भी पोषण मिलेगा इसके लिए, लघु बीजाणुओं को या परागकणों को। तो ये हो गए कौन से? भित्ति स्तर। अब पोषण जब भी मिलेगा ना, तो पोषण जब मिलेगा तो वो 2 तरह से मिलता है। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो कोशिकाएं हैं वो लघु बीजाणु, यहाँ जो लघु बीजाणु बनेंगे अंदर की ओर, उनको 2 तरह से पोषण देंगे। 2 तरह से कैसे? देखो एक छोटी सी कहानी, छोटी सी बात इससे हटके, आप लोग किसी विवाह समारोह में गए हों, किसी शादी में आप लोग गए हों, तो वहां पे आपने खाने का प्रोग्राम 2 तरह से देखा होगा। 2 तरह से कैसे? कि एक तो क्या लग रहा है, मान के चलना बफर लग रहा है, टेबल लग रही है, बफर लग रहा है यहाँ पे, आप एक तो यहाँ खा रहे हो। इसमें क्या होगा कि जहाँ जहाँ जो जो स्टॉल लग रही हैं, सब्जी की, मिठाई की, रोटियों की, पूड़ियों की,
ठीक है। जो जो स्टॉल यहाँ पे लग रही हैं तो आप लोग खुद चल के जाओगे स्टॉल तक या फिर स्टॉल खुद आएगी आपके पास में, जहाँ पे बफर होता है, ठीक है, बफर वाला खाना होगा, वहाँ आपने देखा है आप लोग खुद चल के जाओगे वहाँ पे, ठीक है, खुद चल के जाओगे और वहाँ से क्या लेंगे आप लोग, सामान को लेंगे, जो भी खाने वाला सामान है वो आप लेंगे अपनी प्लेट में। दूसरा, आपने देखा होगा कि एक खाना इस प्रकार से होता है शादियों में कि पूरी लाइन बैठा दी, 100-200 आदमी जितने हैं लाइन हमने बैठा दी और इनके सामने क्या रख दी, सबके सामने पत्तलें रख दी। अब हम जमीन में बैठा के इनके लिए खाना खिला रहे हैं तो वहां पे आपने देखा है कि इनके लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी ये खुद उठ के जाएंगे या फिर इनको खिलाने के लिए अलग से लोग बाल्टियों में या किसी भी बर्तन में सामान लेके इनके पास में आएंगे। तो आपने देखा है कि जब जमीन में बैठ के खाएंगे, लाइन लगा के, पंगत लगा के खाते हैं ना, तो परोसने वाले जो होते हैं वो खुद आते हैं आपके पास में, आप उठ के नहीं जाओगे। लेकिन बफर में क्या होता है, आप खुद उठ के जाओगे खाने तक। तो ये ही सेम प्रक्रिया किसके साथ में है, टेपिटम के साथ में है। टेपिटम में क्या होता है कि टेपिटम 2 प्रकार का होता है। अब सुनो कि मान के चलना यहां पे लघु बीजाणु बन गए, ये लघु बीजाणु बन गए, ठीक है। अब लघु बीजाणुओं को पोषण देने का काम सबसे पहले टेपिटम करेगा, मिडिल लेयर और टेपिटम में से सबसे पहले टेपिटम करेगा। एक तो टेपिटम यहीं पे, टेपिटम की जो कोशिकाएं है ना वो यहीं पे स्थित होके और ये क्या करें, इनके लिए पोषण प्रदान, मतलब पोषक पदार्थ प्रदान करें। लघु बीजाणुओं के लिए इसी स्थान पे स्थित होके लघु बीजाणुओं को क्या देती हो, पोषण देती हो। एक तो ये काम हो गया। तो ऐसा टेपिटम जो होगा, इस टेपिटम को हम बोलते हैं स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। ऐसे टेपिटम को स्रावी या ग्रंथिल, जब टेपिटम की कोशिकाएं उसी स्थान पे स्थित रहकर और पोषक पदार्थों को लघु बीजाणुओं के लिए प्रदान करें, तब तो इनको क्या बोलेंगे, स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर में ग्रंथि होती है ना, अब जैसे पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं और वो कहाँ पर स्थित है, सेला टर्सिका में, सेला टर्सिका जो होती है वहां पे स्थित है वो, और सेला टर्सिका से वहीं उसी स्थान पे स्थित होके वो पूरी बॉडी की ग्रंथि जो है उन पे कंट्रोल कर रही है, क्योंकि वो वहीं से क्या कर रही है, हार्मोन स्रावित कर रही है, वहीं से हार्मोनों का श्रावण करेगी और वो हार्मोन वहीं से पहुंचेंगे। तो ग्रंथि एक ही जगह स्थित है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रंथिल, ठीक है। और ग्रंथियों से स्राव जो होता है, ग्रंथियों का स्राव हार्मोन्स होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्रावी। तो ग्रंथि, ये टेपिटम की कोशिकाएं यदि उसी स्थान पे स्थित रह के पदार्थों का क्या करें, पोषक पदार्थों का श्रावण करें, तब तो उनको क्या बोलते हैं, हम ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम बोलेंगे। दूसरा कि यदि मान के चलना टेपिटम की कोशिकाएं यहां से टूटकर ये सभी कोशिकाएं टूटकर और कहाँ जाएं, ये रेड मार्कर से दिखा रहा हूं, ये इन कोशिकाओं के लघु बीजाणुओं के बीच बीच में आके इनको पोषण प्रदान करें। मतलब लघु बीजाणु एक जगह बैठे हैं, जैसे एक लाइन लगी होती है ना, पंगत की लाइन लगी हुई होती है, वो खाने वाले तो उसी जगह बैठे हैं, अब खिलाने वाले आ रहे हैं उनके पास में, सामान लेके, पूड़ी सब्जी मिठाई जो भी कोई चीज़ होगी उसे लेके खिलाने वाले, परोसने वाले वहाँ आएंगे उनके पास। तो ऐसे ही टेपिटम की कोशिकाएं जो होती हैं वो लघु बीजाणुओं के बीच बीच में आके क्या देती हैं, पोषण देती हैं। तो इस प्रकार का जो टेपिटम होता है इसको पैराप्लाज्मोडियम, टेपिटम के नाम से जानते हैं, पैराप्लाज्मोडियम टेपिटम के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो टेपिटम 2 प्रकार का होता है, टेपिटम के बारे में देख लेना।
कि टेबिटम स्रावी या ग्रंथिल कब होगा, जब टेबिटम की कोशिकाएं उसी स्थान पर रह के लघु बीजाणुओं को पोषण दें, और यदि ये टूट टूट के लघु बीजाणुओं के बीच में चली जाएं तो ऐसा टेबिटम क्या कहलाएगा, पैराप्लाज्मोडियम टेपिटम कहलाता है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, केवल और केवल भित्ति स्तर हो गया, केवल और केवल भित्ति स्तर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेना कि हम लोगों ने त्रिविमीय काट देखी, त्रिविमीय काट, और उसके बाद में अनुप्रस्थ काट देखी। अनुप्रस्थ काट में हमें पता चला है कि चारों लघु बीजाणुदानियां चारों बेशमों में पाई जाती हैं, चारों कोनों पे पाई जाएंगी। अब हमने एक लघु बीजाणुदानी की संरचना देख ली, क्योंकि एक की काफी है, चारों समान है, हम तो केवल एक को लेके चल रहे हैं। एक को, जैसे मेरे पास में ये भी मार्कर है और ये भी मार्कर है, दोनों सेम कंपनी के हैं, दोनों सेम कंपनी के। जैसी इसकी संरचना है ऐसी इसकी संरचना है। अब किसी का इन दोनों का हम अलग अलग से तो अध्ययन करेंगे नहीं, अध्ययन करना है तो किसी एक का कर लो अध्ययन। तो अब सबसे पहले हमने देखा एक लघु बीजाणुदानी की संरचना, तो उसमें हमें दो भाग दिखाई दिए। सबसे बाहर की ओर हमें दिखाई दिया भित्ति स्तर, जिसको हमने 4 भागों में बांटा है। ये भित्ति स्तर जो होता है ना टोटल, वो 3 से 5 लेयर का होता है, 3 से 5 स्तर का होता है। अब सुनो, सबसे पहले आता है क्यूटिकल। पादप है तो क्यूटिकल मिलेगा ही सबसे बाहर। ठीक है, क्यूटिकल लेयर होता है, सबसे बाहर का होता है, पतला स्तर होता है। इसका काम क्या होता है, सुरक्षा का काम होता है, इसको हम आसानी से हटा भी सकते हैं। दूसरा है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम क्यूटिकल के नीचे वाला लेयर होता है और ये मोटा स्तर होता है। अब बात आती है मोटा क्यों होता है, क्योंकि इसकी कोशिकाओं की आंतरिक सतह पे अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती हैं, और ये पट्टियां जो होती हैं वो आर्द्रता ग्राही होती हैं, और पुष्प जब पादप में लगा हुआ होगा, ठीक है, जब परागकोश रहेगा, पुष्प रहेगा, तो सीधी सी बात है जड़ें जो होती हैं जल अवशोषित करेंगी, वो थोड़ा बहुत कहाँ पहुंचेगा, पुष्पों के अंदर भी जाएगा। तो ये आर्द्रता ग्राही होती हैं, इसी कारण ये एंडोथीसियम क्या हो जाती है, फूल जाती है, मोटा स्तर होता है। इसका काम क्या होता है, इसका मुख्य काम सुरक्षा का होता है, मुख्य काम सुरक्षा का। तीसरा है थर्ड मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होता है, ध्यान से सुनना, 1 से 3 स्तरीय होता है। एक स्तरीय भी हो सकता है, द्विस्तरीय भी हो सकता है, त्रिस्तरीय भी हो सकता है। ठीक है, और इसका मुख्य काम क्या है, लघु बीजाणु या पराग कणों को सुरक्षा देने का काम होता है। चौथा है टेबिटम लेयर, सबसे अंदर वाला स्तर होता है, और ये पतला स्तर होगा, लेकिन इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, बहुकेंद्रकी होती हैं, और इसका काम क्या है, लघु बीजाणुओं को पोषण देना। अब पोषण के आधार पे, पोषण देने के आधार पे हम इसको 2 भागों में बांट के चल रहे हैं। पोषण देने के आधार पे एक तो स्रावी या ग्रंथिल टेबिटम होगा, स्रावी या ग्रंथिल टेबिटम, अर्थात कोशिकाएं उसी स्थान पर रह के और क्या दें, पोषण दें लघु बीजाणुओं को। दूसरा है पैराप्लाज्मोडियम, कि कोशिकाएं जो होती हैं यहाँ से टूट टूट कर और कहाँ पहुंच जाती हैं, लघु बीजाणुओं के बीच बीच में जाके इनको पोषण देंगी, तो ये पैराप्लाज्मोडियम टेबिटम कहलाता है। या इसका एक नाम और आता है, पैराप्लाज्मोडियम नहीं आए तो इसका अमीविय टेबिटम नाम भी आ जाएगा, अमीविय टेबिटम ये भी बोलते हैं इसको। तो ये 4 स्तर आपके किसके हो गए, भित्ति के हो गए। तो शायद यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। देखो ये जो चैप्टर है ना, स्टेप बाय स्टेप बुक के अंदर क्या है क्या नहीं है वो हम बाद में देखेंगे। आपका बुक का जो भी मैटर होगा ना, जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट हैं, वो सब हो जाएंगे। हाँ, इसको हम समझने के लिए अपनी दृष्टि से इसको स्टेप बाय स्टेप लेते हुए चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक, और ये लघु बीजा। अब दूसरा आता है इसके बाद में क्या, देखो
दूसरा आपको बताया था लघु बीजाणु जनन ऊतक। इसमें देखो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इसमें आपको इंग्लिश टर्म्स जो हैं, कुछ टर्म्स आपको इंग्लिश में ही पढ़ने पड़ेंगे। उसमें क्या होता है, कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं होती है। हिंदी में हो सकता है कुछ गलत हो जाए, तो पूरे चैप्टर की बता के चल रहा हूँ, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है। जो मेन हेडिंग है, मेन शब्द है ना, उनको आप जरूर इंग्लिश में याद रखना। क्योंकि जैसे अभी बताया था ना, कहाँ कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती हैं, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में इनको एसएमसी के नाम से दे देते हैं। कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं, राजस्थान बोर्ड में तो नहीं आता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड या फिर कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं वहाँ एसएमसी के नाम से आ जाएगा। अब एसएमसी क्या होता है, अब आपको खुद को नहीं पता तो आप वहाँ छोड़ के आएंगे क्वेश्चन को। तो कुछ नहीं है, सिंपल है। यदि आप लोग रेगुलर पढ़ रहे होंगे तो ये वर्ड भी आपको याद होते हुए चलेंगे। तो लघु बीजाणु जनन ऊतक, ठीक, जनन का मतलब वही है निर्माण करने वाले, ऊतक और किसका, लघु बीजाणुओं का निर्माण करने वाले। और पहले चैप्टर में आपको बताया है कि लघु बीजाणु कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो लघु बीजाणु को इनको बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, ये बोलते हैं इनको। इनमें से कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं, खाद्य पदार्थों का संचय करेंगी, और खाद्य पदार्थों का संचय करने के बाद में इनके आकार में वृद्धि हो जाएगी, और इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इनको बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। ये बोलते हैं। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती हैं, देखो ये द्विगुणित होते हैं ऊतक जो हैं, और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं ये भी कैसी होती हैं, द्विगुणित ही होती हैं। और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अंदर मियोसिस की घटना होती है, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होगा, माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अर्थात एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणु है ना, तो ये अगुणित हैं, 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो ये दूसरा हो गया लघु बीजाणु जनन ऊतकों के बारे में। ठीक है यहां तक। तो आइए 3 पॉइंट हो गए आपके। सबसे पहला त्रिविमीय काट, ध्यान देखना, त्रिविमीय काट। दूसरा है इसके बाद में अनुप्रस्थ काट की संरचना, और तीसरा हमने देखा लघु बीजाणु दानी की संरचना। ठीक है, ये लघु बीजाणु जनन ऊतक जो हैं ये आगे चल के किसका निर्माण कर देंगे, लघु बीजाणुओं का निर्माण कर देंगे। यहाँ जिन बच्चों के समझ में नहीं आया हो, ध्यान से सुनना सभी, जिनके समझ में नहीं आया हो, जो पॉइंट समझ में नहीं आया हो, वो एक बार कमेंट्स करके दोबारा बता देना कि सर यहाँ से हमें प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आया है। ये देखो चैप्टर जो है ये थोड़ा सा, बस थोड़ा सा स्टेप से यदि हम लोग चलें तो ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत। मैं इसी की नहीं कह रहा, पूरी बायोलॉजी जो है यदि हम लोग सही ढंग से पढ़ें, स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है ये। अब मैंने बताया इसमें हम सबसे पहले पुमंग के बारे में पढ़ेंगे, और पुमंग में भी मेन चीज कौन सी होती है, परागकोश। अब परागकोश के बारे में हमने देख लिया, परागकोश में हमने देखा लघु बीजाणु नाम की कोई संरचना मिल रही है, तो हमने अब लघु बीजाणु के बारे में देख लिया। अब इसमें हम लघु बीजाणुओं को देखेंगे कि लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे हो रहा है। हमें चाहिए क्या, इसमें नर युग्मक तक पहुंचना है, नर युग्मक तक हमें पहुंचना है, क्योंकि लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, और लैंगिक जनन का मतलब क्या है, युग्मकों का निर्माण सबसे पहले, फिर बाद में देखेंगे युग्मकों का संलयन।
तो सबसे पहले हमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों युग्मकों के निर्माण की घटना को तो देखना है कि ये बन कहाँ से रहे हैं। पिछले चैप्टर में आपको बता दिया कि नर युग्मक पादपों में कहाँ होते हैं, जंतुओं में कहाँ होते हैं। अब इस चैप्टर में पादपों के नर युग्मक और मादा युग्मक के बारे में डिटेल से दे रखी है। फिर उनमें युग्मकों का निर्माण हो जाएगा, तो युग्मकों के निर्माण में युग्मक संलयन की घटना को हम देखेंगे, और युग्मक संलयन की जब घटना हो जाएगी उसके बाद में फिर क्या होता है, फल का निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले नर युग्मकों के निर्माण के बारे में, उसके बाद में मादा युग्मकों का निर्माण करेंगे। फिर ध्यान देखो, पहला युग्मक निर्माण की घटना हो गई, दूसरा अब युग्मकों में स्थानांतरण को दिखाएंगे, और पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण जो होता है वो परागण कहलाता है। परागकण नहीं बोलते, परागण बोलते हैं उसको। तो परागण क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे निषेचन के बारे में। स्थानांतरण हो गया तो अब निषेचन की घटना आएगी। लास्ट चैप्टर के अंदर लैंगिक जनन की 3 घटना बताई थी, निषेचन से पहले की घटना, निषेचन की घटना, निषेचन के बाद की घटना। तो युग्मकों का निर्माण पढ़ रहे हैं। युग्मकों का निर्माण कौन सी घटना है, लैंगिक जनन में निषेचन से पहले की घटना है, पहले की घटना। और फिर युग्मकों का स्थानांतरण हो रहा है, तो युग्मकों का स्थानांतरण किसमें होगा, लैंगिक जनन से पहले की घटना में, वो निषेचन से पहले वाली घटना में होगा, पूर्व की घटना में। और जब स्थानांतरण हो जाएगा फिर दोनों युग्मक आपस में मिलेंगे, वो निषेचन की घटना हो गई। फिर भ्रूण का निर्माण पढ़ेंगे, बीज का निर्माण पढ़ेंगे, बीजांड का, वो सब देखते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ तक आप लोग एक बार कोशिश करना है इसे समझने की, और नहीं आए हो फिर भी आपसे कह रहा हूँ, नहीं आया हो समझ में तो आप कमेंट्स करके बता देना, कल फिर हम इनको रिपीट करेंगे यदि नहीं आए हो समझ में। और यदि आगे हो तो फिर हम आगे चलेंगे, यदि आपके कमेंट्स नहीं आए तो फिर आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, सभी के लिए ओके, थैंक यू।